जय हिंद दोस्तों। तो फिर से हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने एक और नए प्रैक्टिस सेट 7। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 3 में जो है आपको जीके जीएस के टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 सवाल। झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 सवाल पूछे जाएंगे, उसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग का चल रहा है। और झारखंड उत्पाद सिपाही में सामान्य ज्ञान के टोटल आपको 40 प्रश्न पूछेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 40 प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, 40 प्रश्न को करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल से। पूछ रहा है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है वंशों या फिर कहिए शासकों का नाम दिया गया है। तो किनके कौन सा शासक थे या फिर कौन सा वंश के व्यक्ति थे जिनके सिक्के के ऊपर जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाया गया है। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुप्तों के। देखिए, थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा। समुद्रगुप्त का आप नाम सुने होंगे, है ना। तो समुद्रगुप्त के जो है कुछ सिक्के पर उन्हें जो है उसे जो है वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। वीणा जो बजाने वाला होता है। तो जो गुप्त काल के सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को बहुत बार जो है बहुत सारे सिक्कों में दर्शाया गया है कि वो वीणा का वादन कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। अब देखिए, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। किनका? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 सवाल अभी किससे हो गया, समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए सिक्कों में यहाँ पे पहला प्रश्न में दिखाया गया था। और दूसरा में यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ दिया समुद्रगुप्त से ही कि इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है इसमें किसकी उपलब्धियों के बारे में वर्णित है, तो समुद्रगुप्त के बारे में वर्णित है। क्लियर हो गया। प्रश्न को रिलेट करना सीखिएगा। प्रश्न को जब रिलेट कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। किस राजवंश के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव राजवंश के दौरान। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था। और यह जो रथ मंदिर का जो निर्माण किया गया था इसमें किस तरह के पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो एकासम पत्थर। ठीक है, ये एकासम पत्थर का प्रयोग किया गया है सारे रथ मंदिरों को बनाने के लिए। पल्लव राजवंश के लोगों के द्वारा इसको बनाया गया है, पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। 4 नंबर सवाल, किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। अब जब वैनसांग भारत आए थे तो उस टाइम जो है किनका शासनकाल था, कौन यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो सही आंसर की बात करें तो हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री थे वैनसांग, जो लगभग यहाँ पर 630 से लेकर के 643 ईस्वी के आसपास में ये जो है भारत में आए थे। और उस टाइम जो है हर्षवर्धन का जो है शासनकाल भारत में चल रहा था। क्लियर हो गया। 4 नंबर का, वैनसांग कहाँ के यात्री थे, चीनी यात्री थे। अगला सवाल देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना खाली स्थान ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना की हम बात करें तो पाल वंश के जो लोग थे उन्होंने करवाया था। अच्छा, इसका आंसर पहले बता लेते हैं फिर चर्चा करते हैं ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, धर्मपाल कौन से वंश से थे, तो पाल वंश से या फिर पाल शासक से। ठीक है, पाल वंश के लोग थे धर्मपाल। इसकी स्थापना जो की गई वो कब की गई, या फिर ऐसे आपको पूछ सकता है कि धर्मपाल का जो कार्यकाल था वो कितने से कितने दिनों तक था। तो 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक इन्होंने राज करा था। ठीक है, किसने, धर्मपाल ने। और इसने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अच्छा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था ये कौन सा धर्म का पढ़ाई होता था, फिर कौन से धर्म से संबंधित था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन सा धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, दीन ये इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब एक दीन ये इलाही, ये एक नया धर्म का स्थापना किया गया था। तो हम लोगों को नाम बताना है कि किनके द्वारा ये स्थापना किया गया था। तो अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, दीन ये इलाही धर्म का। ठीक है, 7 नंबर की ओर बढ़ें। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन अगर यदि आपको पूछ दिया जाए कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885,
अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुआ था, तो 1885 बिल्कुल आपको सही आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जब अधिवेशन हुई थी उसमें कितने प्रतिनिधि ने जो है भाग लिया था। 7 नंबर का आपको बिल्कुल सही आंसर कर देना है, ऑप्शन डी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने 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 प्रतिनिधियों ने, 72। अच्छा, इसकी जो पहली बैठक हुई, जो पहली अधिवेशन हुई, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये आपका हुआ था बम्बई में, ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलवार तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका जो है अधिवेशन हुआ था। इतना आपको ध्यान में रखना है और इतना आप रखेंगे भी। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सही आंसर आपको कर देना है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है जमशेदपुर। ये हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो क्या आपको आंसर करना है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है कौन सी नदी, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी। बढ़ते हैं 9 नंबर। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, क्या आपको आंसर कर देना है, ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। सवाल पूछ रहा है कि बड़ा जामदा समूह क्या है। यहाँ पे जामदा लिखा हुआ है, आप इसको जामदा पढ़ेंगे। ठीक है, जामदा। तो बड़ा जामदा समूह क्या है, 10 नंबर का आपको सही आंसर करना है लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र के लिए ये बड़ा जामदा ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा प्रचलित है। 11 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। अब राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। 4 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। इसका आपको करेक्ट आंसर कर देना है महाराष्ट्र। कौन सा कर देना है, महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पाई जाती है। अगला सवाल बढ़ते हैं 12 नंबर। मारमुगाओ पतन स्थित है कहाँ पर। मारमुगाओ एक पतन है और ये कहाँ पर स्थित है, सही आंसर आपको कर देना है गोवा में। ठीक है, गोवा में। अगला सवाल है कौन सा कथन सही है। अब 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। अब हम लोगों को इसका बताना है कौन सा कथन सही है। तो एक ही कथन इसमें सही है, कांडला गुजरात में है। क्या हो जाएगा, कांडला जो है गुजरात में है, यही आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 14 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हमारा जो लाइक का टारगेट है 40 का लाइक का टारगेट है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से जो है हमारा भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, सही उत्तर आप क्या करेंगे, लक्षद्वीप कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है या फिर प्रदेश है। अगला सवाल है सिलवासा किसकी राजधानी है। सिलवासा जो है ये किसकी राजधानी है, तो सही उत्तर तो सभी लोगों को पता होगा, दादरा एवं नगर हवेली जो है इसकी राजधानी क्या है, सिलवासा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। या तो सिलिकॉन स्टेट पूछ देगा, फिर सिलिकॉन वैली पूछ देगा। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन सा शहर या फिर कौन सा राज्य जाना जाता है, कर्नाटक। आपको बिल्कुल सही आंसर कर देना है। ठीक है, कर्नाटक। अगला सवाल देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य की सहायता से, किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है। जो भिलाई इस्पात कारखाना है इसकी जो निर्माण हुई है, जो स्थापना हुई है, इसको स्थापना करने के लिए कौन सा देश ने इसकी सहायता करा था, तो इसका करा था रूस ने। ठीक है, किसने, रूस ने करा था। सही आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे। 18 नंबर का आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी। क्या करना है, ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व के काल में लागू की गई थी। 19 नंबर सवाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया, फिर कब लागू किया गया। 19 नंबर का आपको सही आंसर कर देना है ऑप्शन डी, जनवरी 2015 में। ठीक है, जनवरी 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल की ओर।
भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी है इसके मुख्य लक्षण क्या है, तो इसके मुख्य लक्षण आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिकी क्षेत्र। प्राथमिकी क्षेत्र की वजह से जो है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नहीं, कौन सा चीज जो है जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 21 का ऑप्शन सी, संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता जो है किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। क्लियर हो गया। बढ़े अगले सवाल की ओर। 22 नंबर में सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ये शब्द आपको बताना है। 22 नंबर का ऑप्शन डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्लियर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किसमें लिखा गया है या फिर कहाँ पे है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कौन सा राज्य में है, कौन सा देश में है, ये सवाल हम लोगों को पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, यूके में है। 23 का आपको आंसर करना है सी, भारत और यूएसए में पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 24 सवाल क्या पूछ रहा है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। अब संविधान का कौन सी संशोधन हुई थी जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया था। 24 का आप क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इन सभी वर्डों को, इन सभी शब्दों को सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की गठन या फिर निर्माण किया गया था। तो भाषा के आधार पर भारत जब अलग हो गया उसके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, उस राज्य का नाम हम लोगों को पूछ रहा है। सही आंसर हम लोग क्या कर देंगे, आंध्र प्रदेश कर देंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसको अगर इस शॉर्ट में हम लोग जानेंगे तो WTO इसी को कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब किया गया था। 26 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन बी कर देंगे, 1995 ईस्वी में। अगला सवाल है, मधुबनी बिहार से बहुत ही फेमस जगह ये है। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। मधुबनी जो है भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है, बिहार की। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक BS नायपॉल के द्वारा लिखी गई है। BS नायपॉल जो है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिया गया है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विटनेस द नाइट और टेंडर हुक्स। सही उत्तर इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी करेंगे, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये जो पुस्तक लिखा गया है BS नायपॉल के द्वारा लिखा गया है। 29 की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है। 29 का हम लोग आंसर कर देंगे हैदराबाद, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रिफ्लेक्सस पुस्तक जो है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे, नारायण वाघुल। नारायण वाघुल जो है इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, रिफ्लेक्सस पुस्तक के लेखक नारायण वाघुल है। अगला सवाल 31, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। देखिए, खेल खिलाड़ी से भी संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, 12 होते हैं। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। 31 का हम लोग आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन बी कर देंगे, 7 होते हैं। अगला सवाल देखिए, कन्नड़ भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ भाषा जो है इसको कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 32 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ये कर देंगे, 2008 में। ठीक है, अगला सवाल है, शंभू महाराज संबंधित है। जो शंभू महाराज हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य से हैं, शास्त्रीय संगीत से हैं, भारतनाट्यम से हैं या फिर कथकली से है। तो 33 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ये कर देंगे, शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, 32 नंबर सवाल 34 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 34 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो लेह लद्दाख में होता है। सिंधु दर्शन उत्सव लेह लद्दाख में आयोजित किया जाता है।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 35 इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है 35 में, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। करेक्ट आंसर हम लोगों को 35 का ऑप्शन ये कर देना है। क्या कर देना है, ऑप्शन ये 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 36 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। हम लोग क्या आंसर कर देंगे इसका, 36 का कर देंगे ऑप्शन सी अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, और इसकी शुरुआत कब की गई, 1956 ईस्वी में की गई। क्लियर, बढ़े आगे। 37 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान, जिसके ग्रीस कैंप भी कहा जाता है, खेला जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है। क्या हम लोग आंसर कर देंगे 37 का विंबलडन कर देंगे। विंबलडन टेनिस जो है ये प्रतियोगिता जो है घास के मैदान पर खेली जाती है। क्लियर हो गया। 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। कब कर देंगे हम लोग, प्रत्येक वर्ष महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। 39 का हम लोगों को क्या आंसर कर देना है, 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया था। अगला सवाल आपका है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 40 नंबर का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ये कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑप्शन ये सितंबर 16 को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने जो है कितने प्रश्न को कंप्लीट कर लिए, 40। सिलेबस में आपको जीके की कितने सवाल दिए गए हैं पूछे जाने के लिए, 40। तो अगर यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। धन्यवाद।